नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जजमेंट राइटिंग के पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कंडिका 6 तक का पढ़ लिया था, जिसमें हमने विचारणी प्रश्न बनाए हैं। अब हम लोग इस वीडियो को इस सीरीज़ में आगे कर रहे हैं। मैंने पार्ट 1 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप लोग वहां जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग अब वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंडिका 7 से उसी वीडियो के उसी जजमेंट राइटिंग में हम लोग अब कंडिका 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में जो विचारणी प्रश्न बनाए थे, अब उसमें हम लोग साक्ष्य संकलन कैसे किया जाता है उसमें देखते हैं। किसी जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो जब साक्ष्य का संकलन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, तथा सकारण निष्कर्ष कैसे दिया जाता है वो सब अब हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे साक्ष्य विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष। हमने पिछले वीडियो में बनाया है जिसमें जजमेंट राइटिंग के, उसमें हम लोग 2 विचारणी प्रश्न बनाए हैं, एक धारा 457 का और एक धारा 380 का। एक गृह भेदन का है और दूसरा चोरी का है। अब दोनों में साक्ष्य संकलन देखते हैं। तो हमारे पास जो साक्ष्य आया था उसका हम लोग देखते हैं। केस का फैक्ट पहले वीडियो में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं तो 2 विचारणी प्रश्न के दोनों को एक साथ निराकरण करेंगे, दोनों का अलग अलग निराकरण करेंगे। तो 2 विचारणी प्रश्न का अलग अलग निराकरण करने से क्या है, साक्ष्यों की पुनरावृत्ति होगी, जिससे जजमेंट राइटिंग बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए हम लोग दोनों जो विचारणी प्रश्न का साक्ष्य संकलन एक साथ करेंगे। तो उसी को बात मैंने कंडिका 7 में लिखा है। साक्ष्य संकलन की सुविधा एवं साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए सभी विचारणी प्रश्न का निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है। अगर हम लोग अलग अलग विचारणी प्रश्न जो 2 बनाए हैं उसका अलग अलग निष्कर्ष दिएंगे तो उससे जजमेंट राइटिंग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए दोनों में और साक्ष्य की पुनरावृत्ति भी बहुत होगा। सेम साक्षी जो है, सेम विटनेस है, जो एक ही बात को बोला है उसको फिर से दूसरे साक्ष्य संकलन में लिखेंगे तो उसके जो है साक्ष्य की पुनरावृत्ति बार बार होगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साक्ष्य संकलन की सुविधा में साक्ष्यों की पुनरावृत्ति कम करने के लिए दोनों विचारणी प्रश्न का एक साथ निष्कर्ष दिया जा रहा है, या ऐसा कंडिका 7 में लिखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं तो साक्ष्य संकलन कैसे किया जाता है। जब हम लोग साक्ष्य संकलन की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट की गवाह को एक जगह एक साथ लिखा जाता है। जैसे इसमें अभियोगी का है, उसका जो भी सपोर्टिंग विटनेस है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जब्ती है, जो पुलिस विवेचना है, तहसीलदार है, वो सब लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब आगे क्या है। तो अभियोगी का जो है क्या बोला है उसको देखते हैं। कंडिका 8 में लिखेंगे अभियोगी का जो विटनेस नंबर क्या है, हमारा पहला है। देखिए यहाँ विटनेस नंबर को जो है सीरियल वाइज नहीं लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट विटनेस आ गया या विटनेस 2 आ गया, विटनेस 3 आ गया, तो उसको कंटिन्यू ऐसे नहीं लिखे, विटनेस 1 2 ऐसे 3 करके नहीं लिखे। विटनेस कोई भी रहे, विटनेस नंबर जो भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किस पॉइंट का गवाह है उसको उस जगह लिखा जाता है। जैसे हम लोग अभियोगी का विटनेस नंबर क्या है, हमारा अभियोजन साक्ष्य 1 है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 1/5/1998 की रात्रि लगभग 10 बजे HEL स्थित अपने निवास के मकान में ताला लगाकर अपने पड़ोस के कॉलोनी में विवाह में सम्मिलित होने के लिए गया था। वह रात्रि लगभग 3 बजे अपने मकान वापस लौटा और उसने देखा कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था तथा घर के अंदर रखी मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 को कोई चोरी कर ले गया था। उसने तत्काल पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श। अब यहाँ प्रदर्श, जब तक हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को जब जजमेंट राइटिंग में लिखते हैं तो उसको एग्जिबिट कराना, प्रदर्श अंकित कराना जरूरी रहता है, तब हम उसको जजमेंट राइटिंग में उल्लेख कर सकेंगे। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बिना एग्जिबिट के कोर्ट उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करेगा, तो वो एग्जिबिट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा प्रथम सूचना पत्र है जो प्रदर्श कितना है उसको इस फैक्ट में प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसको खाली छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो भी रहे तो उसको प्रदर्श अंकित कराएंगे तभी वो जजमेंट में लिखने योग्य रहेगा। तो क्या है, प्रदर्श जो भी रहे दर्ज कराया गया। अभियुक्त के द्वारा इस साक्षी को प्रति परीक्षण में चुनौती दिया गया, किंतु यह साक्षी प्रति परीक्षण में अखंडित रहा। देखिए ये जो अभियोजन साक्षी का है, जो अभियोगी है ने पूरी अपनी बात, जो स्टोरी जो उसने रिपोर्ट में दर्ज कराई थी वही बात इसने अपने जो है कथन में बताया, उसी को हमने लिखा है। जब इसको अभियुक्त के द्वारा प्रति परीक्षण किया गया तो यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में यह अखंडित रहा।
अब इस पॉइंट के कौन सा गवाह है? विटनेस नंबर 2 है, जो ग है जिसने उस रात्रि को बताया था, वो उसको लेते हैं। अब क्या है? साक्षी नंबर 2 है साक्षी ग, अभियोजन साक्ष्य 2 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसने घटना दिनांक 1/5/98 की रात्रि को लगभग अभियुक्त ध को का अभियोजन साक्षी, अब यहाँ देखिए नाम तो लिखे हैं लेकिन उसको कौन सा विटनेस है उसको लिखते हैं जजमेंट राइटिंग में। तो अभियोजन साक्षी 1 के घर के पास देखा गया था। इसने इतने ही बात बताई है ना, जो केस के फैक्ट में है इसमें इतने ही बातें बताई हैं, इसलिए जितना है उतने लिख रहे हैं। घर के पास देखा है। बचाव पक्ष के द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी अखंडित रहा है। ये भी साक्षी क्या है? अखंडित रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो विटनेस पॉइंट है। अब आता है उप निरीक्षक जो है विटनेस नंबर 6 है, उसको देखते हैं। उप निरीक्षक का अभियोजन साक्षी 6 ने विवेचना को प्रमाणित करते हुए, ये विवेचक है तो विवेचना को प्रमाणित करते हुए कथन किया है कि अभियोजन साक्षी 1 क्या है? अभियोगी है के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श, मैंने प्रदर्श यहाँ भी लिखा है क्योंकि ये जब तक लिखते हैं जजमेंट में तो प्रदर्श लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो है एग्जिबिट ने नंबर नहीं दिया था इसलिए मैंने इसका खाली छोड़ दिया है। प्रदर्श भी दर्ज किया था तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। अभियुक्त ने गवाह ई अभियोजन साक्षी 3 एवं एफ अभियोजन साक्षी 4 के उपस्थिति में मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 को अपने घर में होना बताया। इसने जो बताया था अपने घर में बताया है किसके सामने? उप निरीक्षक के सामने। तो उप निरीक्षक ने बताया। साक्षी उप निरीक्षक ने मेमोरेंडम कथन दर्ज है। अब जितना भी है जो उप निरीक्षक है वो कार्यवाही किया रहता है उसको सबको लिखा जाता है। जैसे इसने मेमोरेंडम किया, गिरफ्तारी किया और क्या है जब्ती पत्रक तैयार किया, तो वो सबको इसमें इस साक्षी के एग्जिबिट कराएंगे और इसी में उसको उल्लेख करेंगे। तो मेमोरेंडम कथन प्रदर्श भी उल्लेख के रूप में लेखबद्ध किया गया है तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श जो भी रहेगा जब्ती पत्रक का प्रदर्श तैयार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया है। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श भी जितना है उसको तैयार किया। बचाव पक्ष के झूठा फंसाए जाने के सुझाव से इनकार किया गया। जब इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया कि सुझाव दिया कि झूठा फंसाया गया तो उसने इनकार किया। तो ये रहा पूरी साक्षी का साक्ष्य संकलन है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो विटनेस नंबर ई और एफ ने उसने क्या कहा है उसको देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं कंडिका 11 साक्षी ई तथा एफ का जो साक्ष्य है क्या दिया है उसको भी देखते हैं। ये दोनों साक्षी मेमोरेंडम तथा जब्ती के साक्षी हैं। इसने क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं आगे। कंडिका में जो विटनेस में दिया है उसने क्या कहा है उसको लिखते हैं। तो साक्षी ई तथा एफ ने अभियोजन साक्षी ए 3 एवं 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में उप निरीक्षक खा अभियोजन साक्षी 6 का समर्थन नहीं किया है। ये जो साक्षी हैं जो मेमोरेंडम तथा जब्ती का साक्षी हैं ई तथा एफ ने अपने जो विटनेस में कोर्ट के समक्ष जब इसकी गवाही तो इसने जो अभियोजन साक्षी का जब्ती और मेमोरेंडम है उसका समर्थन नहीं किया। तो जब समर्थन नहीं किया तो हॉस्टाइल हो जाया जाता है, तो उसको जो है अभियोजन के द्वारा उससे प्रतिपरीक्षण किया जाता है। तो अभियोजन के द्वारा साक्षियों को पक्ष द्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया। साक्षी ई एवं एफ ने मेमोरेंडम कथन तथा जब्ती पत्रक में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। ये दोनों साक्षी ने क्या किया है? जब्ती और मेमोरेंडम पत्र में हस्ताक्षर करना तो स्वीकार किया तथा यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी के कारण उन्होंने सच्चाई को नहीं बताया है। यह साक्षी ने इतना बात बताई है और यह साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण अखंडित रहा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट साक्षी आता है जो विटनेस नंबर क्या बचा है हम लोगों के पास 5, जो क्या है तहसीलदार है। तो अब इसने क्या कोर्ट के समक्ष उसका क्या साक्ष्य है उसको देखते हैं उसको लिखते हैं। अब हम लोग साक्षी कार्यपालक दंडाधिकारी जी अभियोजन साक्षी 5 ने जब्त शुदा मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 की पहचान कार्रवाई अपने तहसील प्रांगण में आयोजित कराया था। ये जो तहसीलदार हैं इसने पहचान कार्रवाई आयोजित कराया था उसको लिखते हैं।
आयोजित कराया था, जिसमें अभियोगी का है जिसने रिपोर्ट किया था, अभियोजन साक्षी एक ने जब्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 को अन्य जब पहचान कार्रवाई संपन्न कराया जाए तो उसमें बहुत सारे साइकिलों को, मोटरसाइकिल या कोई भी सामान को मिलाकर उसमें पहचान कार्रवाई आयोजित कराया जाता है। तो उसमें क्या है 6263 को अन्य सम्मिलित मोटरसाइकिलों में से स्पष्ट रूप से पहचान किया। तहसीलदार ने पहचान पत्रक तैयार किया। जब उसने पहचान पत्रक तैयार किया, जो प्रदर्श भी है उसको लिखेंगे, प्रदर्श भी तैयार की, जितना है उसका प्रदर्श लिखेंगे यहाँ, तैयार किया, जिसमें उसके अ से अ भाग में उसके हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग पर अभियोगी क के हस्ताक्षर हैं। अभियोगी क के द्वारा किए गए अभियुक्त के द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में यह साक्षी जो है अखंडित रहा है। तो ये हो गया हमारा साक्ष्य संकलन। अब हम लोग अब देखेंगे आगे कि अब इसको निष्कर्ष कैसे दिया जाता है। कोर्ट जब साक्ष्य संकलन हो जाता है तो उसमें किस राय बनाया जाता है, तो कौन से साक्षी जो है विश्वसनीय के लायक है, क्या उसने अभियोजन अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित किया है, कौन से दस्तावेज हैं जो उसने प्रमाणित माना है। ये आगे अब हम लोग देखते हैं, उस तथ्य को आगे देखेंगे कि क्या आगे अब उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हमारा जो है साक्षी का उसका विटनेस को हम लोग पूरा यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग आगे कंडिका में देखेंगे कि कौन सा जो है दस्तावेज एविडेंस है जिसमें अभियोजन ने अपने तथ्यों को प्रमाणित किया है या नहीं। अब उसको हम लोग देखेंगे इस विटनेस के बेस में। अब हम आगे कंडिका देखते हैं। कंडिका 13 हमने कंडिका 12 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसने हमने अभियोजन साक्ष्य के जितना अभी अभियोजन साक्ष्य हुआ था उस सारे अभियोजन साक्ष्य का साक्ष्य हमने संग्रह कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस जजमेंट में निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्या निष्कर्ष निकालना है उसको देखते हैं। तो कंडिका 13 देखते हैं। अभियोजन साक्षी एक ने बताया है कि दिनांक 1/5/1998 की रात्रि लगभग 10 से 3 बजे के मध्य उसके निवास गृह के दरवाजे का ताला तोड़कर उसके मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 को अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया है, जिसकी पुष्टि किससे होता है? इसकी पुष्टि प्रथम सूचना पत्र जिसने लिखाया है उससे इसकी पुष्टि होती है, जो प्रदर्श है से होता है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उक्त दिनांक 1/5/1998 की रात्रि लगभग 10 से 3 बजे के मध्य अभियोगी क के मकान में रात्रि गृह भेदन तथा चोरी का घटना हुआ था। ये इससे प्रमाणित हो। अब क्या हो गया देख, चोरी का घटना तो घटे हुआ है, ये FIR से और अभियोजन साक्षी 1 से प्रमाणित होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कंडिका 16 में। अब आगे देखना यह है कि क्या अभियुक्त ने रात्रि गृह भेदन तथा चोरी का अपराध किया है। अब वो देखना है, घटना तो प्रमाणित हो गया FIR तथा अभियोगी की सूचना से कि चोरी का घटना है, गृह भेदन का अपराध हुआ है। अब क्या हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे क्या अभियुक्त ने गृह भेदन तथा चोरी का अपराध किया है। इस संबंध में आगे देखते हैं। आगे देखना यह है कि क्या अभियुक्त ने रात्रि गृह भेदन तथा चोरी का अपराध किया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी 2 ग ने बताया है कि उक्त घटना दिनांक 1/5/1998 रात्रि को अभियोगी का अभियोजन साक्षी 1 के घर के आसपास देखा था। ये बता रहे हैं अभियोजन साक्षी 1 ने अभियुक्त को अभियोगी घर के आसपास देखा था। अब उपनिरीक्षक खा अभियोजन साक्षी 6 ने अभियुक्त के घर से मोटरसाइकिल क्रमांक 6263 को साक्षी E एवं F के उपस्थिति में जब्त किया है। ये उसके घर से जब्ती किया है। साक्षी E एवं F ने मेमोरेंडम एवं जब्ती में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इसने हस्ताक्षर और मेमोरेंडम में जब्ती होना स्वीकार किया है। साक्षी और F ने साक्षी E एवं F पक्षद्रोही हुए हैं, किंतु इन्होंने बताया है कि अभियुक्त के द्वारा दिए गए धमकी के डर से सच्चाई नहीं बताए हैं। साक्षी E एवं F का अभियोगी व अभियुक्त से कोई संबंध नहीं है जिससे झूठ बोले, इसलिए यह विश्वसनीय साक्ष्य है। देखिए अब क्या है पूरा ये इसमें हम लोग लिखे हैं कि क्या अभियुक्त और अभियुक्त ने रात्रि गृह भेदन का अपराध किया। इस संबंध में अभियोजन साक्षी ग ने बताया है कि उक्त घटना दिनांक को उसके घर के आसपास देखा था, जिसकी पुष्टि किससे होते हैं? अन्वेषण अधिकारी अभियोजन साक्षी 6 ने अभियुक्त ने मोटरसाइकिल को किससे जब्त किया था। और जब्ती कौन प्रमाणित करता है? E और F ने। जो अभियोजन साक्षी 3 और 4 है इसके उपस्थिति में क्या किया है? जब्त किया है।
तो जब्ती प्रमाणित हो गया है, इसके साक्षी में उपस्थिति में किया है। इस साक्षी ने दोनों ई एवं एफ क्या हो गए हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। अब पक्षद्रोही हुए हैं तो क्या ये विश्वसनीय है, इस संबंध में भी न्यायालय को लिखना है। तो आगे लिखते हैं, किंतु इन्होंने बताया है कि अभियुक्त के द्वारा दिए गए धमकी के डर से सच्चाई नहीं बताए हैं। साक्षी ई एवं एफ न तो का अभियोगी से और अभियुक्त से कोई संबंध नहीं है जिससे झूठ बोले, इसलिए यह साक्षी विश्वसनीय है। अब ये तो पूरा हो गया उसका संबंध। अब आगे देखते हैं इस संबंध में विधि का क्या उपबंध है। इस संबंध में विधि में क्या उपबंध है आगे देखते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत अ के अनुसार न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने चुराए हुए माल को जानते हुए प्राप्त किया है। वर्तमान प्रकरण में इस प्रकरण में अभियुक्त या कारण स्पष्ट करने में असफल रहा है। तो हम लोग अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना चाहिए। देखिए, आपका पहला हमारा निष्कर्ष निकल गया, चोरी का घटना हुआ है। अब दूसरे हम लोग निष्कर्ष की ओर ध्यान दे रहे थे, क्या अभियुक्त गृहभेदन तथा चोरी का अपराध किया है। तो जिससे इससे क्या है, अभियोजन साक्षी दोगा ने बताया कि उस घटना को देखा है, जिसकी पुष्टि किसने किया है, अभियोजन साक्षी 6 ने, जो उपनिरीक्षक है उसने मोटरसाइकिल को जब्ती किया। जब्ती कौन प्रमाणित कर रहा है, ई एवं एफ ने जब्ती पत्रक में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया तथा मेमोरेंडम में भी इसने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है। जब्ती और मेमोरेंडम तो प्रमाणित हो गए, किंतु क्या है, यह साक्षी दोनों हैं ई एवं एफ क्या हो गए हैं, पक्षद्रोही हो गए। अब इस संबंध में भी न्यायालय को आगे अपना ध्यान देना है। तो उन आगे लिखते हैं, इन्होंने बताया है कि अभियुक्त के धमकी के डर से सच्चाई नहीं बताई है। अब क्या यह साक्षी विश्वसनीय है, तो इस संबंध में हम लोग देखे हैं कि अभियोगी और अभियुक्त से कोई इसका संबंध नहीं जिसे यह झूठ बोले, इसलिए क्या है, यह साक्षी विश्वसनीय योग्य है। अब इस संबंध में हम लोग देखते हैं कि विधि के क्या उदाहरण है। तो धारा 114 हमें यह उपबंध बताया गया है कि अगर चोरी के शीघ्र उपरांत चुराए हुए माल को किसी मनुष्य के कब्जे में पाया जाता है, तो यह उपधारणा बनती है कि या तो वह चोर है या तो चुराई हुई माल है। तो वर्तमान प्रकरण में जो अभियुक्त है हमारा उसने यह कारण दर्शित करने में असफल रहा है कि उसने चुराई हुई माल का कब्जा किस हैसियत से प्राप्त किया, ये प्रमाणित करने में वो असफल रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त ने रात्रि गृह भेदन के पश्चात मोटरसाइकिल को चोरी किया। इस उपधारणा को अभियोजन साक्षी 2 ग के द्वारा घटना के मध्य रात्रि में अभियुक्त को अभियोगी क के निवास गृह के समीप देखे जाने से बल मिलता है। जो उपधारणा है 114 की जो उपधारणा है, उस उपधारणा को अभियोजन साक्षी किससे ग के द्वारा घटना दिनांक के मध्य रात्रि अभियुक्त को अभियोगी क के निवास गृह समीप जाने से उसे उस उपधारणा को इससे बल मिलता है और इससे प्रमाणित होता है। अब आगे कंडिका देखते हैं। कंडिका 16 में उपरोक्त अभियोजन साक्षी, जितने भी अभियोजन साक्षी हैं, क है, ग है, जो है ई एफ है, इससे यह प्रमाणित होता है। देखते हैं आगे। उपरोक्त अभियोजन साक्षी के विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 380 भादवी का अपराध समस्त उचित शंकाओं से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों में दोषी ठहराया जाता है। अब क्या है, जितने भी अभियोजन साक्षी हमने कंक्लूजन किए हैं, तो देखिए अभियोजन साक्षी का ने जो है अखंडित रहा है, उसने बताया है कि मेरे घर में चोरी हो गया। और इस साक्षी से जो है अभियोजन साक्षी 2 है, जो अभियुक्त को अभियोगी अभियोगिका के घर के पास समीप देखने से बल मिलता है। और इस साक्षी को किससे जो है पुष्टि मिलता है, मेमोरेंडम किससे लिया था, मेमोरेंडम जो लिया था उपनिरीक्षक खा है, इसके जो है मेमोरेंडम और जब्ती को प्रमाणित किया है ई और एफ ने, जो उसमें हस्ताक्षर और मेमोरेंडम को उसके समक्ष होने से स्वीकार किए हैं हस्ताक्षर को। तो इससे पूरे साक्ष्य से अभियोजन क्या है, अपना मामला को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों में दोषी ठहराया जाता है। अब यहाँ जो है निर्णय हम लोग दोषित ठहरा दिए।
अब क्या है, धारा 248 दो दंड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि जब दंड किसी को अभियुक्त को सुनाया जाता है तो उसे दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए जो निर्णय है कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है। ये आपको मैं बताने के लिए लिखा हूँ, इसको आप निर्णय में नहीं लिखेंगे। अभियुक्त को प्रदान किए जाने वाले दंड के विषय पर सुनने के लिए निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित, ये लिखा जाता है। और यहाँ जो रहेगा वो हस्ताक्षर रहेगा, जो मजिस्ट्रेट कह रहे हैं दिनांक सहित पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब जो है दंड के प्रश्न पर सुनते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो कंडिका 17 में देखते हैं, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, उसके ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त नवयुवक है या उसकी प्रथम अपराध है, अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। अभियोजन की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि वर्तमान में चोरी के बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जावे। तो ये है दंड के प्रश्न पर अभियोजन और अभियुक्त को सुना गया है, परिवीक्षा अधिनियम जो है लाभ दिए जाने के लिए अभियुक्त को से निवेदन किया गया है तथा जो है अभियोजन के द्वारा विरोध किया गया है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग किए गए हैं। अब इसमें दोनों के दंड तर्क सुनने के बाद मजिस्ट्रेट क्या निर्णय लेगा वो देखते हैं अगले कंडिका में। अब हम कंडिका 18 देखते हैं। कंडिका 18 में क्या रहेगा, कंडिका 17 में अभियुक्त के द्वारा निवेदन किया गया है कि परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए तथा अभियोजन के द्वारा विरोध किया गया है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। अब इसमें मजिस्ट्रेट अपने क्या उसमें निर्णय लेंगे कि परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, उस कंडिका 18 में लिखते हैं उसको। अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे, किंतु वर्तमान परिस्थिति में बढ़ते चोरी के अपराध को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, फलतः अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किया जाता है। तो परिवीक्षा अधिनियम को जो है खारिज कर दिया है, इसे कोई भी कारण लिख के खारिज कर दिया जाता है कि बढ़ते अपराध को देखते हुए या अपराध की प्रवृत्ति क्या है उस सब को देखते हुए परिवीक्षा अधिनियम को खारिज कर दिया जाता है या परिवीक्षा अधिनियम भी दिया जाता है। तो वो है वो कारण लिख दिया है कि खारिज कर दे परिवीक्षा अधिनियम। अब उसको दंड निम्न दंड से दिया जाता है, तो दंड को इस टाइप्स के बनाने में वो आसानी रहता है कि क्या है। अब प्रदान के वाले दंड देखते हैं। अभियुक्त का नाम रहेगा यहाँ, ध जो है इस प्रकरण में हमारा अभियुक्त है। अपराध अंतर्गत धारा, इसमें दो अपराध हैं, धारा 457 भादवी और 380। कारावास की सज़ा कितने हैं उसको देंगे जाएंगे, अर्थदंड कितना है उसको दिए जाएंगे, और व्यतिक्रम अर्थदंड देने में व्यतिक्रम में सज़ा कितने देंगे उसको देंगे। तो हम लोग धारा 457 में कारावास की सश्रम सज़ा देंगे 1 वर्ष और 1000 रुपये अर्थदंड और 2 माह का व्यतिक्रम में सज़ा। इसी प्रकार हम लोग धारा 380 में जो है भादवी में देखते हैं 1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड और 2 माह की कारावास की सज़ा। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग जो है सज़ा तो इसमें है बहुत है, इसमें 7 वर्ष तक की सज़ा देने की है, लेकिन हाँ क्या एक जेएमएफसी कितना सज़ा दे सकता है, तो जेएमएफसी हद से हद 3 वर्ष तक का सज़ा दे सकता है, इससे ज़्यादा वो सज़ा नहीं दे सकता है। तो हम लोग क्या है इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का अपराध लिख रहे हैं तो उसमें मिनिमम 1 वर्ष 2 वर्ष तक 3 वर्ष तक दे सकते हैं, तो हमने 1 वर्ष तक सज़ा दिया है। आप इसको बढ़ा के लिख भी सकते हो। अब जो सज़ा है 2 धारा में दिया है, तो ये तो 1 वर्ष इसमें हो गया 1 वर्ष इसमें हो गया कि क्या दोनों सज़ाएँ अलग अलग चलेगी। तो इसके लिए हम लोग एक नीचे लिख दिए हैं कि दोनों सज़ाएँ साथ साथ भुगताई जावे। अर्थदंड देने में व्यतिक्रम करने पर कारावास का दंड जो है मूल कारावास के दंड के पश्चात भुगताए। जो भी अर्थदंड दिया जाता है उसे व्यतिक्रम में कि जो कारावास का सज़ा दिया जाता है वो मूल दंड के भुगताए जाने के बाद ही भुगताया जाता है, और दोनों सज़ाएँ साथ साथ चली जाएगी, नहीं तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, दोनों सज़ाएँ साथ साथ चली जाएगी, तो ये 1 वर्ष का सज़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडिका में देखते हैं क्या है, जो उसके द्वारा जो अन्वेषण के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहता है उसको मुजरा किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुजरा
के तहत मूल कारावास के दंड के साथ मुजरा किया जाता है, अभिरक्षा प्रमाण पत्र जेल वारंट के साथ भेजा जावे। तो ये है जो उस समय पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत किया गया अवधि रहता है, वो उससे धारा 428 के तहत उसे मूल दंड के साथ उसे मुजरा किया जाता है। जो एक अभिरक्षा प्रमाण पत्र बनता है, जो कितने अवधि वो अभिरक्षा में रहा उसे जेल वारंट के साथ उसे जो जेल अधीक्षक रहता है उसके पास भेजा जाता है। अब नेक्स्ट कंडिका में हम लोग लिखेंगे अभियुक्त के जमानत एवं मुचलका को निरस्त किया जाता है। जो अभियुक्त के जो बेल में रहता है या तो उसके जो जमानत और मुचलका रहता है उसको निरस्त किया जाता है, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता 437A के तहत प्रस्तुत जमानत एवं बंद पत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा। जो रहता है अपील कोर्ट में उपस्थित होने के लिए धारा 437A के एक बंद पत्र पेश किया जाता है, वो अपील कोर्ट में उपस्थित होने के लिए 6 माह के लिए प्रवृत्त रहता है। तो उसको एक कंडिका में लिखेंगे, प्रकरण में जब्त शुदा मोटरसाइकिल सुपुर्दनामे में, कोई भी मोटरसाइकिल जो सुपुर्दनामा में है या नहीं रहता तो उसको डिस्पोजल किसके स्वामित्व में रहेगी उसको निर्णय में लिखेंगे। तो ये है हमारे प्रकरण में जब्त शुदा मोटरसाइकिल सुपुर्दनामे में है वह उसकी संपत्ति है जो अभियोगी की, उसके अधिपत्य में रहेगी, और जो सुपुर्दनामा आदेश हुआ था वो निरस्त किया जाता है इस आदेश के तहत। अब नेक्स्ट कंडिका देखते हैं, कंडिका 22 में है, अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दिया जाए। जब दंडादेश दिया जाता है, कन्विक्शन का दंडादेश दिया जाता है, जब सज़ा का दंड दिया जाता है तो वो जो निर्णय की प्रति है वो निःशुल्क अभियुक्त को दिया जाता है। तो उसको भी एक कंडिका में लिख देंगे कि निर्णय की प्रति निःशुल्क दिया जाए। अब यहाँ सारी चीज़ें हमारे जजमेंट हो गए, कंप्लीट हो गए जजमेंट। अब लास्ट टाइम हम लोग लिखेंगे निर्णय जो है खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया, और यहाँ लास्ट में हस्ताक्षर दिनांक सहित नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़, और सेम इसी साइड रहेगा हस्ताक्षर नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये है हमारा जजमेंट राइटिंग, हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जजमेंट राइटिंग बहुत ही आसान है, ये एक फॉर्मेट की तरह है जिसको आपको भरना रहता है। ये लास्ट कंडिका एक फॉर्मेट ही है, और जो फर्स्ट कंडिका 6 कंडिका तक वो भी एक फॉर्मेट के रूप में ही रहता है, लेकिन जो बीच के कंडिका रहता है जिसमें साक्ष्य संकलन और अपने जुडिशियल माइंड लगाना है कि कौन सा विटनेस है जो विश्वसनीय के लायक है और कौन सा विटनेस है जो विश्वसनीय के लायक नहीं है, वो एक जुडिशियल माइंड है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। बाकी सब एक निर्णय एक फॉर्मेट है, बहुत ही आसान है निर्णय लेखन, जिसे थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।